नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक संसाधनों को पढ़ाएंगे, जिसमें विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल एवं शौचालय का प्रबंध, ये टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। तो इनको आप ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहला पॉइंट आता है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन की आवश्यकता या विद्यालय प्लांट्स, स्कूल बिल्डिंग्स, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो विद्यालय प्रांगण में बालक जब पहली बार कदम रखते हैं तो विद्यालय एवं विद्यालय परिवेश उनके लिए बिल्कुल नवीन होता है। घर के सहज, सुरक्षित एवं आत्मीय वातावरण से निकलकर जब वो विद्यालय में आता है तो उसे मन में अनेक प्रश्न चिन्ह बनते हैं और मिटते रहते हैं। अतः स्वाभाविक है कि विद्यालय भवन एवं उसका संपूर्ण परिवेश सहज एवं आकर्षक हो, जो उसकी मुस्कान एवं उछल कूद को बनाए रखे तथा शिक्षा रूपी सुमन मस्तिष्क को विकसित करने में पूर्ण सहयोग दे सके। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय भवन जितना अच्छा होता है उतना अच्छा ही बालक का अंदर प्रवेश करते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो विद्यालय भवन बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तो विद्यालय भवन के लिए उपयुक्त एवं आकर्षक स्थान होना चाहिए। तो इसमें क्या बात कही जा रही है कि इन लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले, विद्यालय निर्माण के लिए विशेष स्थान का चयन करना चाहिए। मिट्टी की प्रकृति का चयन तथा निर्माण करना चाहिए। दिशा और ऊंचाई का निर्धारण, भूमिगत जल का प्रबंधन, भूमि स्थित वायु का प्रबंधन और जल के निकास की प्राकृतिक व्यवस्था। तो ये सब इसके अंतर्गत 6 पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विद्यालय निर्माण के लिए स्थान का चयन। जब आप लोग विद्यालय बनवा रहे हो तो विद्यालय के निर्माण करते समय इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जहां तक हो सके स्वास्थ्यप्रद स्थान पर इसका निर्माण किया चाहिए। घनी आबादी से हटकर खुले स्थान पर विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि का चुनाव करना चाहिए। विद्यालय नगर की आबादी से इतना दूर न हो कि छात्रों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा और थकान का अनुभव हो। गाँव में विद्यालय उस स्थान पर स्थित हो जहाँ से आसपास अनेक गांव संबंधित हों। विद्यालय के निकट किसी प्रकार का शोरगुल वातावरण नहीं होना चाहिए। विद्यालय के निकट भट्ठे और कारखाने ना हों। दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए विद्यालय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं तालाब या किसी पोखर के निकट न हो। स्मशान घाट और कब्रिस्तान के निकट विद्यालय की स्थापना न की जाए। विद्यालय का निर्माण उस स्थान पर किया जाए जहाँ पर शुद्ध जल सरलता से उपलब्ध हो। अब दूसरी बात आती है मिट्टी का चयन एवं निर्माण। तो जब आप विद्यालय बनवाएं तो मिट्टी का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी को 2 प्रकार की मिट्टी में बांटा गया है, भेद या छिद्रपूर्ण मिट्टी, दूसरा अभेद या ठोस मिट्टी। तो विद्यालय के निर्माण के लिए भेद या छिद्रपूर्ण मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें छिद्र होने के कारण वर्षा का जल नहीं ठहरता है और ये बालू, कंकड़, खड़िया से युक्त होती है, अतः इसमें सीलन नहीं आती। अभेद या ठोस मिट्टी पानी नहीं सोख पाती, इस कारण विद्यालय भवन में सीलन बनी रहती है। तीसरा पॉइंट आता है दिशा और ऊंचाई का निर्धारण। विद्यालय भवन निर्माण के लिए यथासंभव समतल भूमि का चुनाव किया जाए। भूमि ऊंचा नीचा होना हानिप्रद होता है। किसी अगर भी पहाड़ी के टीले के नीचे नहीं बनाया जाए, वरना वर्षा का जल भर जाने पर भय रहेगा। विद्यालय भवन की दिशा दक्षिण पश्चिम सर्वोत्तम होती है। इस दिशा में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ सकेगा। अब भूमि स्थित जल का प्रबंधन। भूमि के अंदर जो है जल का जो है प्रबंधन होना चाहिए, जहाँ पर जो है गहराई में जल्दी से भूगर्भ स्थित जल मिल जाए और सीलन और नमी भी ज्यादा प्रवेश न कर पाए। तो गांव में पानी की व्यवस्थाएं कुएं से हैं, तो विद्यालय का चुनाव करते समय भूमि के जल का निरीक्षण कर लेना चाहिए। भूमि स्थित पीने के पानी फ्लोराइड रहित मृद जल होना चाहिए। अब भूमि स्थित वायु का प्रबंधन। तो भूमि स्थित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अतः ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यदि ये वायु विद्यालय भवन में प्रविष्ट हो जाती है तो छात्र गले और नाक के रोगों के शिकार हो जाते हैं। भूमि स्थित वायु की ऊंचाई एवं गहराई भूमि स्थित जल की ऊंचाई एवं गहराई पर निर्भर करती है, अतः विद्यालय उस स्थान पर निर्माण कराना चाहिए जहाँ भूमि स्थित जल पर्याप्त गहराई पर हो। अगला है जल निकासी एवं प्राकृतिक प्रबंध। तो प्राकृतिक ढंग से जल का निकास आवश्यक है। ये जल निकासी उस स्थान
कि भूमि पर निर्भर करता है। इसके लिए कंकड़ी खड़िया मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ऐसे भूमि पर जल शीघ्र सोख लेता है अथवा बह जाता है। मिट्टी के अतिरिक्त चारों ओर की भूमि कुछ ढालू हो, जिससे कृत्रिम साधनों के बिना वह पानी बह जाए। यदि पानी की निकासी नहीं हो पाती तो विद्यालय के वातावरण में नमी रहेगी और बालकों का स्वास्थ्य खराब रहेगा और छात्रों में विभिन्न रोग होंगे। अब आता है विद्यालय भवन कैसा बना होता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो विद्यालय भवन की बात करते हैं तो विद्यालय एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, विद्यालय का भवन, खेल का मैदान, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर आदि सभी आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि विद्यालय भवन का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया जाए। इसके लिए उपयुक्त स्थान, स्थित भूमि, वातावरण आदि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। विद्यालय भवन की अगर बात करते हैं तो भवन का निर्माण का जब आप निर्णय लेने हैं तो स्थापत्य कलाकार की नियुक्त करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र जो है आर्किटेक्ट की निर्माण करना चाहिए और ये भली प्रकार से भवन निर्माण के कार्यभार को वहन कर सकता है। ये ऐसा वो व्यक्ति होता है जो अभियंताओं तथा विद्यालय प्रबंधकों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकता है। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष में वायु एवं प्रकाश के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में खिड़की एवं रोशनदान होने चाहिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने की व्यवस्था हो। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को कुछ ही मिनटों में खाली किया जा सके। इसके साथ ही निर्माण में मितव्ययता का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से जो है ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कोई समस्या आने पर, कोई आग लगने पर, दुर्घटना होने पर विद्यालय जो के बालक जल्दी से बाहर जा सके। तो विद्यालय भवन में दो योजनाएं प्रचलित हैं, पहले की खुली हुई, दूसरी बंद। तो खुली हुई योजना के अंतर्गत विद्यालय को भिन्न भिन्न रूपों में बांटा गया है। जैसे अंग्रेजी का अक्षर की बनावट एच आकार के विद्यालय होते हैं, ई टाइप के विद्यालय होते हैं, एल टाइप के विद्यालय होते हैं, टी टाइप के विद्यालय होते हैं, आई टाइप के विद्यालय होते हैं, वाई टाइप के विद्यालय होते हैं और यू टाइप के विद्यालय होते हैं। अब बंद योजनाओं के अंतर्गत बात करते हैं तो ठोस आयत के रूप में होते हैं। आयत होता है, इसके बीच में हॉल अन्य कक्षों का निर्माण होता है और शून्य आयत होते हैं जिसके बीच में खाली स्थान रहता है और उसके चारों ओर इमारत बनाई जा सकती है। आजकल जानते हैं खुली योजनाओं का प्रचलन हो गया है। इसमें कुछ सबसे पहला है भीतरी प्रांगण वाला भवन। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको अगर कॉलेज स्कूल बनवाना पड़ जाए तो ये आप इस प्रकार से बनाएं। तो इस प्रकार आपकी ये सारी कक्षाएं हैं, ये प्रयोगात्मक कक्षाएं हैं, ये आपका गेट है, ये कक्षाएं हैं, यहाँ पर एक गेट है, ये कक्षाएं, ये आपका लाइब्रेरी है, यहाँ पर गेट है, ये कक्षाएं। बीच में खेल का मैदान, हॉल और खेल का मैदान। तो ये पूरा आपका खेल का मैदान टाइप का हो गया, हॉल टाइप के यहाँ प्रेयर के लिए हो गया, ये बरामदा हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये भीतरी प्रांगण वाला कहलाता है। इसमें निम्नलिखित कक्ष होते हैं। प्रधानाचार्य कक्ष, आप यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं तो ये आपका कार्यालय, कार्यालय के बाद प्रधानाचार्य कक्ष, फिर अध्यापक कक्ष और कार्यालय, कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला, बरामदा एवं प्रांगण, इतनी 6 चीजें यहाँ पर रहती हैं। तो ये भीतरी प्रांगण वाला आपका स्कूल हो गया। अब दूसरा आता है ई आकार वाला भवन। तो ई जैसे जिस प्रकार अंग्रेजी का ई बना होता है उसी प्रकार ये विद्यालय का आकार होता है। तो इसमें प्रधानाचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष, हॉल, कक्षा कक्ष एवं बरामदा होते हैं। तो ये आप देखिए बिल्कुल ये आकार का। तो इधर सब कक्षा होते हैं, बरामदा कक्षा, इधर आपके देखिए शैक्षिक कक्ष है, प्रधानाचार्य कक्ष है, कार्यालय है, पुस्तकालय है, बरामदा है, हॉल है ये, और इधर कक्षा। तो जिस प्रकार जैसी आपको जहाँ पर जगह उपलब्ध हो उसी प्रकार इसमें बनवाया जाता है। नेक्स्ट आता है यू आकार का। तो यू आकार में कक्षा कक्ष तो सब वही रखे जाते हैं, बस उसका शेप बदल जाता है। इसमें क्या है देखिए ऐसे इस प्रकार से यू आकार का शेप है इसमें। तो ये यू आकार का शेप बनाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था रखी, यहाँ पर प्रधानाचार्य, यहाँ पर कार्यालय, बाकी कक्षा कक्ष, शिक्षक कक्ष, ये है पुस्तकालय है ना। तो ये सब इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है आपका एच आकार का भवन। तो एच आकार में इस प्रकार का सिस्टम रखते हैं। बिल्कुल आप इसको दिमाग में बसा लीजिए, आपके पेपर में एक एक आ जाता है कि इस प्रकार का कक्षक बनाइए। तो यहाँ पर ये देखिए कक्षा है, भूगोल कक्ष है ना, कक्षा कक्ष है, फर्नीचर है ना, बरामदा है, सब कुछ यहाँ पर रखा जाता है। तो ये आपका एच आकार का है। अब बात होती है कि विद्यालय भवन किसी प्रकार का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, परंतु उसमें अध्यापकों का
प्रकोष्ठ, भोजन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, मल मूत्रालय कक्ष, व्यायामशाला, जलाशय आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपकी बात करते हैं विद्यालय भवन की आवश्यकताएं क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए निर्माण करते समय नींव। जब आप नींव बनवा रहे हैं तो पर्याप्त गहराई में खुदवा कर नींव भरनी चाहिए। दीवार के नीचे कंक्रीट की तय बिछानी चाहिए जिसकी गहराई कम से कम 18 इंच हो और जिसमें आर्द्रता का प्रभाव दीवारों पर न पड़े। दीवारें आजकल जानते हैं कि दीवारें जो है 9 इंच की बनती हैं, लेकिन अगर स्कूल बनवा रहे हैं तो कम से कम 14 इंच की दीवारें होनी चाहिए। और इस प्रकार से आपको छतें भी है, छत ज़्यादा ना नीचे हो, ज़्यादा ना ऊंची हो। सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है छत बनवाई जाए। फर्श भी आपका मजबूत हो, पर्याप्त हो, चिकना हो, जिससे सरलता से साफ किया जा सके और बालक को भी पैर न फिसले। विद्यालय की मंजिलों के बारे में कहा गया है भवन एक मंजिल का ही होना चाहिए। एक मंजिल के भवन में प्रधानाध्यापक को निरीक्षण करने में सुविधा रहती है तथा छात्रों को भी उचित थकावट नहीं आती। छोटे बालकों के लिए दूसरी मंजिल खतरनाक होगी क्योंकि उसे गिरने का भय रहता है। खेल का मैदान होना चाहिए और सरलता से खेलों में जिसे बालक भाग ले सकें। अध्यापक कक्ष, तो इसमें अवकाश के क्षणों में अध्यापक बैठकर विश्राम करें। इसके लिए विद्यालय से अलग से एक कक्ष होना चाहिए। अध्यापक कक्ष से लगा हुआ आपका टॉयलेट होना चाहिए। नेक्स्ट है शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष का आकार कम से कम जो है 15 फुट क्षेत्र का होना चाहिए तथा 50 घन फुट वायु का क्षेत्र होना चाहिए और कक्षाओं का स्वरूप चतुर्भुज आकार का हो तो बहुत अच्छा है। वस्त्र परिवर्तन के लिए कक्ष जो है वस्त्र टांगने के लिए पर्याप्त खुटियां, प्रवेश द्वार है ना, वायु प्रसारण की व्यवस्था, वायु आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। घुटन भरी कक्षाएं नहीं होनी चाहिए। प्रकाशित कमरे होने चाहिए। जल की व्यवस्था होनी चाहिए। नल सब लगे होने चाहिए। स्वास्थ्य निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और आपका प्रधानाचार्य का कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य कक्ष जैसे भोजन कक्ष, क्रीड़ा कक्ष, भूगोल कक्ष, इतिहास कक्ष ये सब होने चाहिए। प्रयोगशाला कक्ष होने चाहिए। कमरे के साथ सज्जे की व्यवस्था उचित होनी चाहिए और छात्रावास, अगर छात्र वहाँ रहते हैं तो छात्रावास की व्यवस्था होना चाहिए। और नेक्स्ट है खेल का मैदान, तो खेल का मैदान भी होना चाहिए। क्रीड़ा स्थल होना चाहिए जहाँ बालक स्वतंत्रता पूर्वक खेल सके। अब नेक्स्ट आता है शैक्षिक उपकरण एवं साज सज्जा। तो इसमें जो भी आपके शैक्षिक उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, है ना, और उसकी जो है सजावट है, ये सब आती हैं। तो साज सज्जा के अंतर्गत विद्यालय का फर्नीचर आता है। विद्यालय में उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए जिससे छात्र सुविधापूर्वक अध्ययन कर सके। सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को बैठने के लिए टाट पट्टी का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में अधिकतर विद्यालयों में कुर्सी तथा डेस्क का प्रयोग किया जाने लगा। इस संबंध में इनकी सुविधापूर्ण रख रखाव और गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आती फर्नीचर की बात करते हैं तो इसमें फर्नीचर में मेज, कुर्सी और डेस्क। मेज, कुर्सी, डेस्कों को यहाँ पर जो है प्रॉपर बनाना चाहिए और छात्रों के अनुरूप होना चाहिए। अच्छी कुर्सी की विशेषताएं, तो छात्रों के लिए कुर्सियां निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। प्रत्येक कुर्सी में पीछे पीठ होनी चाहिए जिससे बालक सीधा बैठ सके और वो उसका पीठ कंधों को सहारा दे सके। कुर्सी की सीट चौड़ी होनी चाहिए जिससे बालक अनुप्रस्थित रूप में बैठ सके, उनकी टांगें सीधी रह सकें। कुर्सी बालकों के कद के अनुसार ऊंची या नीची होनी चाहिए। कुर्सी का अगला भाग गोल हो जिससे जांघों की बानियों में रक्त न रुक सके। और अच्छी डेस्क की विशेषताएं बात की जा रही हैं तो डेस्क के तल छात्रों के सीने के समानांतर होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान से इसको सुनिए। इससे छात्रों को लिखने या पढ़ने में शरीर झुकाना नहीं पड़ता है। डेस्क में 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ढाल होना चाहिए। इससे पढ़ते समय 45 डिग्री तथा लिखते समय 15 डिग्री का ढाल बनाया जा सके। डेस्क की ऊंचाई फर्श से इतनी ऊंची हो जिससे बालक भूमि के समानांतर बैठ सके। जहाँ तक संभव हो जुड़वां डेस्क का प्रयोग न किया जाए। डेस्क ऐसी हो जिससे बालकों की ऊंचाई के अनुकूल ऊंचा नीचा या आगे पीछे किया जा सके। अब डेस्कों के प्रकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहला आता है धनात्मक डेस्क। डेस्क माने मेज। तो डेस्क ये धनात्मक डेस्क वह डेस्क है जिसमें डेस्क तथा कुर्सी के बीच में स्थान रहता है। इस प्रकार के डेस्क बालकों के लिए खड़े होने में सुविधाजनक रहती हैं। इस डेस्क का प्रयोग लिखने के लिए न किया जाए क्योंकि ऐसी डेस्क पर लिखते समय बालकों को अधिक झुकना पड़ता है। इससे उनके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक डेस्क।
ये डिस्क वो होती है जिसमें कुर्सी और का किनारा डिस्क के भीतर घुसा रहता है। इस प्रकार डिस्क का प्रयोग लिखने के लिए किया जा सकता है। शून्यात्मक डिस्क होती है जिसमें कुर्सी का किनारा डिस्क के किनारों केवल छूता है। यह डिस्क लिखने के लिए उपयुक्त होती है। अब शैक्षिक सामग्री की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है श्यामपट्ट, बोर्ड। तो कक्षा में शिक्षण करते समय अध्यापक को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से अध्यापक का अपने पाठ का कार्य सुगमतापूर्वक करता है। इस शिक्षण को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो श्यामपट्ट यहाँ पर 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है दीवार श्यामपट्ट, जो आपके दीवार में बना होता है, सीमेंट का बना होता है ना, तो ये दीवार श्यामपट्ट कहलाता है। दूसरा आता है लपेट श्यामपट्ट। जब आपका बीएड बीटीसी में प्रशिक्षण करते हैं तो उसमें काले कपड़े का होता है, काले कागज का होता है, जिसको हम लपेट कर जहाँ चाहें वहाँ टांग कर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा आता है एजल फ्लैग बोर्ड। ये श्यामपट्ट लकड़ी के तख्ते का बना होता है। इसे स्टैंड पर रखा जाता है। इसको आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। इसे कक्ष से बाहर भी ले जा सकते हैं। इसके दोनों ओर भी लिखा जा सकता है। काफी सुविधाजनक होता है। फ्रेम युक्त जो है दीवार श्यामपट्ट, इसमें दीवारों श्यामपट्ट जो है लकड़ी से जड़ा हुआ होता है। दीवार को हुकों के सहारे टांग दिया जाता है। स्लाइडिंग दीवार श्यामपट्ट, तो इसमें घिरनी पर टिका रहता है और दो लकड़ी के तख्ते होते हैं। इसे घिरनी के सहारे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सकता है। आजकल जानते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड भी आने लगे हैं, है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री, विज्ञान शिक्षण सामग्री। तो विज्ञान शिक्षण सामग्री, प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान संबंधित इतनी सामग्री होनी चाहिए। विज्ञान सामग्री प्राप्त करने के लिए विज्ञान विभाग द्वारा किट्स प्रदान किए, उनको भली प्रकार से रखा जाना चाहिए। यदि विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जा सके तो और भी अच्छा होता है। तो अब नेक्स्ट आती है अन्य भौतिक संसाधन। तो कक्षा कक्ष और उसका प्रबंधन, तो आपको बताया कक्षा कक्ष का प्रबंधन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी साइज होना चाहिए। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में पढ़िएगा। सभागृह और उसका प्रबंधन। सभागृह मल्टीपर्पज हॉल जिसे कहते हैं आप, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार्स होते हैं, चर्चा पर चर्चा होती है, तो वो भी आपका प्रॉपर प्रकाश युक्त, हवा युक्त और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उसका। नेक्स्ट आता है पुस्तकालय और उसका प्रबंधन। तो ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। पुस्तकालय का प्रबंधन बहुत ही अच्छे ढंग से करने चाहिए। नेक्स्ट आता है पुस्तकालय की बातें आप कर चुके हैं। वाचनालय, रीडिंग रूम्स जो होते हैं, उसका भी प्रबंधन होना चाहिए। उसमें बढ़िया सब आपकी जो है समाचार पत्र, जर्नल्स, मैगजीन आज सभी रखी जाए। पुस्तकें नई नई होनी चाहिए जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला और उसका प्रबंधन। जो प्रयोगशाला बनवाते हैं वो भी प्रॉपर प्लेस पर होने, पर्याप्त होना चाहिए, हवा, पर्याप्त प्रकाश, इसमें छात्र आसानी से जा सकें। कुछ घटना होने पर छात्र आसानी से वहाँ से बाहर आ सकें, आसानी से काम कर सकें। तो ये सब उसमें प्रयोगशाला के प्रबंधन में आ जाता है। नेक्स्ट है कार्यशाला और उसका प्रबंधन। कोई भी आप वर्कशॉप कराते हैं तो कार्यशाला, जो भी क्रियाकलाप करते हैं तो सब कार्यशाला के अंतर्गत होती है। तो इसका भी प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रांगण सौंदर्यीकरण एवं साज सज्जा। तो विद्यालय प्रांगण सौंदर्यीकरण की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आ जाता है विद्यालय में वृक्षारोपण। अच्छे से अच्छे आप वृक्षारोपण करिए, फूल लगाइए, फल वाले पेड़ लगाइए, जिससे बालक और आप लोगों का मन आकर्षित हो। उसके लिए आप जानते हैं कि विद्यालय में कैसे पौधे लगाए जाएं। गड्ढे तैयार करिए, वृक्षों का चुनाव करिए, पौधों की आपस दूरी रखिए, वृक्षारोपण का समय जानिए और ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। वृक्षों के साथ छोटे पौधे नहीं लगाने चाहिए। अनावश्यक पौधों को निकाल देना चाहिए। जो खरपतवार आते हैं उनको हटाते रहना चाहिए। पौधों को लगाते समय उनके जड़ी खुली न रहे, इस बात का ध्यान रखें। पौधे लगाने के लिए उपरांत पानी आदि की सीख व्यवस्था में पौधे के ऊपरी भाग तथा निचला भाग, है ना, ये सब बातें ध्यान देने चाहिए। अब पौधघर जैसे नर्सरी, विद्यालय में, स्कूल में नर्सरी होना चाहिए पौधे जो है लगाने के लिए, जहाँ पर फूल फल ये सब लगते हैं। तो ये सब खाद पानी आदि की सब पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विद्यालय उद्यान में काम वाले यंत्र। जैसे जितने आप इसको अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो तो बहुत सारे सामान देखते हो। तो पैबंद लगाने वाला चाकू, सिकेटियर, काट छाट के औजार, प्रूनिंग सीयर, काट छाट की यारी, काट छाट का चाकू, चश्मा एवं पैबंद लगाने वाला चाकू, हैंड कल्टीवेटर। तो ये इसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग ट्रावल, कुदाली, हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, बकाहो, सावल, मोटी शाखा काटने वाला यंत्र, डिबलर, गार्डन फोर, घास की कैंची, हजारा, गाड़ियाँ, लान मोवर, गार्डन रेक, हो,
रेक मिश्रित, ये सब जो है खुरपी, ये सब तमाम सारे औजार आपके विद्यालय में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है विद्यालय में बागवानी। तो विद्यालय में बागवानी भी, जब बागवानी लगवा रहे हैं तो बागवानी के लिए भूमि का चयन करिए, उसकी प्रॉपर सिंचाई रखिए, पानी निकास का प्रबंध रखिए, आवागमन की सुविधा रखिए, प्रॉपर जो है पेड़ लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पर्याप्त स्थान और पर्याप्त समय दीजिए उसको। वृक्ष लगाने के बाद फल वाले वृक्षों का पालन पोषण प्रॉपर समय पर उसको देखभाल करिए, पानी के देखिए, ऋतुओं के अनुसार पौधों के अनुसार उसको निराई गुड़ाई भी सब करवाते रहिए। और खेल का मैदान की जब बात करते हैं, प्ले ग्राउंड भी आप लोग जानते हैं, प्ले ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, बरसात का पानी नहीं भरना चाहिए, है ना, गंदगी वहाँ नहीं चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका जो है आता है विद्यालय स्वच्छता। विद्यालय स्वच्छता की जब बात करते हैं, विद्यालय के जो है खिड़की में जो है ज़्यादा प्रकाश आना चाहिए बालकों के स्वास्थ्य पर, जिससे जो है अगर प्रकाश आएगा तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर गंदगी आएगी तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुर्सी मेज, है ना, विद्यालय की दीवार, ये सब जो है प्रॉपर विद्यालय की साफ सफाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सब शौचालय। शौचालय की भी जो है पर्याप्त जो है बालक बालिकाओं के लिए अलग अगर होना चाहिए, दुर्गंध युक्त ना हो, इस प्रकार से तमाम सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। आता है पेयजल की व्यवस्था। तो पेयजल के लिए समरसेबल टंकी, है ना, इसके अलावा वाटर कूलर, जो भी आप व्यवस्था कर सके, मटका आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये भौतिक संसाधनों की बात हुई, तो आपने सुना जाना, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर अपना स्कूल खोलते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब इससे संबंधित 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग इनके उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण अंचल में भवन हेतु स्थान चयन करते समय क्या देखा जाए? गांव शाला के बीचों बीच हो, शाला मुख्य सड़क के किनारे हो, शाला तालाब के पास हो, शाला गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, जिसने बताया, तो यहाँ पर द विकल्प सही होगा, शाला गांव के समीप खुले मैदान में हो। दूसरा, पुस्तकालय से छात्रों को क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। जल्दी से विकल्प दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा, यहाँ पर आपका सा देखिए, मानसिक विकास होता है। प्रधानाचार्य का कक्ष किसके समीप होना चाहिए? तो प्रधानाचार्य का कक्ष, जल्दी से बताइए, कार्यालय के समीप होना चाहिए, वाचनालय के समीप होना चाहिए, प्रयोगशाला के समीप होना चाहिए, छात्रावास के समीप। आपको हमने सारे प्रकार के जो है विद्यालय दिखाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रधानाचार्य कक्ष होता है ज़्यादातर कार्यालय के समीप होता है, तो यहाँ पर अ विकल्प सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में मूत्रालय एवं शौचालय कहाँ पर होने चाहिए? विद्यालय से दूर गाँव में, पास ही के तालाब किनारे, विद्यालय की सीमाओं से, किंतु कक्षाओं से बिल्कुल पृथक, प्रयोगशाला के पास। तो जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप देखिए सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो थैंक यू, नमस्कार।